जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 7 से 8 बजे प्रतिदिन आप सभी लोग हमारे चैनल ओएमटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर जो है प्रतिदिन करंट अफेयर का सेशन आप सभी लोग को देखने को मिलता है। तो इस सेशन का जो है इस सेशन से आप लोग जुड़िए और इस सेशन का लाभ उठाइए, अपने जानकारी को बेहतर बनाइए और लोगों से जो है एग्ज़ाम में जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज किसी भी भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो आपका सिलेक्शन इस पे हो सकता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 28 फरवरी के करंट अफेयर, जो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यह डेली करंट अफेयर का सेशन है। और इस सेशन में जुड़ करके आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। और ये 28 फरवरी का है, बिहार में हुआ नक्सलवाद मुक्त। और यहाँ दूसरा बात एक और देखिए कि गिरिराज सिंह बने केंद्रीय मंत्री, ये भी देख लीजिएगा। और बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पे निचोड़ दिया गया है। तो आज हम लोग जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, जितना भी चीज करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है उसे जो है दोबारा वीडियो को यह रिपीट करके फास्ट करके रिपीट कीजिए, मतलब इंटू 2 पर करके या इंटू 1.5 पे करके इसे देखने का प्रयास फिर से करें ताकि रिवीजन हो जाए। समझे कि नहीं समझे? वैसे पिछले क्लास में जो प्रश्न एक था, अ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में गेट्स फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग जो है एक फाउंडेशन जिसका नाम है गेट्स फाउंडेशन, इसके साथ जो है एमओयू पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, समझौता किया, जिसका उद्देश्य है कि राज्य की जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको जो है विश्व स्तर का बनाना। बिहार राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे जो है किस स्तर का बनाना है? तब विश्व स्तर का बनाना है। समझे कि नहीं समझे? यही मुख्य उद्देश्य है। तो इतना बात याद रखिएगा। आज का ये जो है प्रथम प्रश्न जो है कि हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 की मुख्य थीम क्या है? देखिए, पहला तो बात यही है कि क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बिहार पुलिस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 22 से 27 फरवरी तक मनाया गया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या रहा है या थीम इसका क्या रहा है, जिसका उद्घाटन जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। तो इसका उद्देश्य है सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता, मतलब सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता, जनताओं के बीच में जागरूकता को फैलाना है। और सामूहिक रूप से ये जो है पुलिसिंग व्यवस्था को जो है संचालित किया जाएगा। इसका यही मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2026 जो है बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं द्वारा मिथिलेश स्टेडियम पटना में किया गया। मिथिलेश स्टेडियम पटना में किया गया। और ये जो है बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का जो मुख्य विषय या थीम रहा है वह है सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता, कम्युनिटी पुलिसिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, जिसका उद्देश्य है कि बिहार पुलिस जो है जन विश्वास को बनाए। संकल्प हमारा के अंतर्गत पुलिस और जनता के बीच जो है विश्वास को मजबूत करना है। यह बताती है, मतलब यह उद्देश्य यह साबित करता है या मतलब यह दर्शाता है कि बिहार पुलिस जो है जनता के विश्वासों को क्या करे, बनाए। और संकल्प हमारा ये जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये हम लोग मान सकते हैं संकल्प है। इसके तहत जो है पुलिस और जनता के बीच में विश्वास जो है मजबूत हो, इसीलिए इस उद्देश्य को लाया गया, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष विशेष रूप से एआई तकनीक का उपयोग महिला सुरक्षा, मतलब पुलिस दीदी
महिला सुरक्षा के लिए एक पुलिस दीदी पहल चलाई गई है, जिसका नाम क्या है? पुलिस दीदी। नशा मुक्त समाज पर जोर दिया जा रहा है। तो इस बार जो है एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा पुलिस व्यवस्था के जो है कार्य संचालन को और आसान बनाने के लिए। और यहाँ महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी ये जो है पहल चलाया गया और नशा मुक्त पर सबसे ज्यादा मुक्ति पर जोर दिया जाएगा। वैसे जो है बिहार में अभी भी दारू मिल रहा है बंद होने के बाद भी, समझे कि नहीं समझे? इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ देखिए, सबसे विशेष बात यह है कि इस वर्ष के प्रमुख कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, इस बार रक्तदान शिविर लगेगा, मैराथन दौड़ होगा, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण रैली और स्वच्छता अभियान शामिल है। और बिहार पुलिस के द्वारा जो है इस बार ये रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, मैराथन दौड़ कराया जाएगा, नशा मुक्त जो है अभियान चलाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण रैली और स्वच्छता अभियान भी संचालित किया जाएगा इसके तहत। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए, एक अभी जो है सबसे अधिक जो है साइबर अपराध जो है चल रहा है, जिसको रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने छात्रों को साइबर अपराध, इंटरनेट सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए साइबर जागो पहल की शुरुआत की है। अब देखो कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साइबर जागो पहल किस राज्य सरकार ने चालू किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने चालू किया है साइबर जागो, क्योंकि साइबर के तहत जो है किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है उसे रोकने के लिए, वह धोखाधड़ी जो है छात्रों के साथ हो सकता है, इंटरनेट सुरक्षा कायम करने के लिए जो है ये वो जो दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहेंगे अभी साइबर जागो इनिशिएटिव की शुरुआत पंजाब पुलिस साइबर क्राइम सेल द्वारा की गई है। तो ये पंजाब पुलिस के जो साइबर क्राइम सेल है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसका नाम है साइबर जागो इनिशिएटिव। और देखिए इसका प्रमुख नारा क्या है? इसका अपना एक प्रमुख नारा है, जिस नारा का नाम है थिंक बिफोर यू क्लिक, मतलब क्लिक करने से पहले सोचें। देखिए यहाँ थिंक बिफोर यू क्लिक क्या होता है ना कि किसी भी चीज में यदि हम लोग एंटर करते हैं तो वहां पे जो जाते हैं पेज खुलता है, होम पेज खुलता है, यदि मांगता है तो हम लोग ओके ओके बिना सोचे बिना पढ़े दबाते चले जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि पहले पढ़िए, सोचिए, उसके बाद ही आप क्लिक कीजिए, समझे कि नहीं समझे? ताकि इन सब चीजों पर ध्यान देने से जो है साइबर अपराध को जो है अधिक से अधिक जो है समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। अभी देखिए इस अभियान का उद्देश्य है कि युवाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से क्या करना, बचाना, साइबर बुलिंग से हटाना, डेटा चोरी को कम करना, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचाने के उपाय सिखाना है, मतलब सिखाया जाएगा। मतलब सोशल मीडिया से बचे, मतलब सोशल मीडिया पर किस प्रकार से किसी व्यक्ति से बचे या साइबर धोखाधड़ी करने वालों से बचे, सोशल मीडिया का उपयोग भी आप करें, तो इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा साइबर जागो पहल के तहत पंजाब सरकार के। इस वर्ष जो है बिहार पुलिस सप्ताह 2025, यहाँ देखिए बिहार पुलिस 2025 जो सप्ताह मनाएगा उसका जो है उद्देश्य क्या था? तो साइबर सुरक्षा। लेकिन इस बार क्या है? सामूहिक पुलिसिंग। क्या है? सामूहिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। यहाँ देखिए कुछ तथ्य है कि वर्तमान में यदि हम लोग बिहार में देखते हैं तो लगभग 2,27,000 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से 29,000 से भी अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। और ये 29,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी के साथ बिहार पूरे भारत में महिला पुलिसकर्मी की संख्या के मामले में शीर्ष पर है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी बिहार में सबसे अधिक है। जैसे कि यहाँ डेटा जो पेश किया गया है 2,27,000, उसमें से 29,000 महिला हैं। लेकिन अन्य राज्यों में यदि देखा जाए तो मतलब इसके अपेक्षा जो है रेशियो क्या है? कम है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी के मामले में जो बिहार जो है अभी भारत में अग्रणीय राज्य है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए
एक और इसी से तथ्य जो है अभी जुड़ा हुआ है, जनवरी 2026 में यह आया था, देखने को मिला था न्यूज कि सिक्किम पुलिस को जो है उसकी अ, उसकी दीर्घकालिक उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन और पेशेवर कार्य क्षमता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित इस बार किस राज्य के पुलिस को किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को किया गया। किसको? सिक्किम पुलिस को। कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा कि सिक्किम पुलिस को किया गया। इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है, और सिक्किम पुलिस को निशान के रूप में भी जाना जाता है, जो पुलिस बल के समर्पण का क्या है? प्रतीक है। अब यहाँ देखिए, इसके साथ ही सिक्किम पूर्वोत्तर का तीसरा ऐसा राज्य बना है और पूरे भारत का 15वां राज्य बना है जिसे जो है पुलिस बल या पुलिस ध्वज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य बना है, लेकिन संपूर्ण भारत का यदि लिया जाए तो यह 15वां राज्य है जिसने पुलिस ध्वज पुरस्कार प्राप्त कर किया है। यह देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की गई, लेकिन यहाँ देखिए 2025 में जो है किस राज्य को दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया था। दिसंबर 2024 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अच्छा, एक बात याद रखिए कि 2024 में जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया, लेकिन 2026 में घोषणा जो है 16 जनवरी 2026 को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सिक्किम पुलिस को दिया गया। यह बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो है राष्ट्रीय पुलिस ध्वज जो पुरस्कार है क्या? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कि यह 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया था, और किसी भी राज्य के पुलिस कर्मियों के यदि श्रेष्ठ कार्य के लिए, उनके अच्छे योगदानों के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए? अब तक बिहार को राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, और बिहार पुलिस ऐसे हैं ही कि इनको अभी तक आज तक जो है किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे ये बिहार पुलिसों से अनुरोध है कि अपने सेवा को जो है ईमानदारी पूर्वक बेहतर तरीके से करे, ताकि हमारे बिहार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अंडर 19 क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए यहाँ बिहार सरकार, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे बिहार सरकार के नीतीश कुमार, ये वैभव सूर्यवंशी है, कितनी प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान की गई? तो इनको जो है 50 लाख प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान किया गया, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कितना है? 50 लाख रुपया वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित देखिए, बिहार सरकार के द्वारा ये जो है सम्मान दिया गया, लेकिन इनसे कुछ जुड़े हुए तथ्य को हम लोग जान लेते हैं कि देखिए, बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन बनाकर इस टूर्नामेंट का जो है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। किसके? बिहार जो है किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जो है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। किस ट्रॉफी के दौरान? तो 24वें विजय हजारे ट्रॉफी। और यह टूर्नामेंट में पहली बार जब किसी टीम ने 550 से अधिक रन बनाए, यह बात जो है, यह घटना पहली बार हुई है, या यह पहला बार जो है हुआ है कि किसी टीम ने 550 रन से अधिक बनाया है। तो बिहार ने 574 रन अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मारा। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार ने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाया था। इसी मैच में कितना बनाया था? 84 गेंदों पर 190 रन। हालांकि इससे पहले जो है लिस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर तमिलनाडु के नाम था। उसने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही 2 विकेट पर 506 रन बनाया था, लेकिन इस बार बिहार ने सारे विकेट, सारे रिकॉर्डों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। वैसे बिहार विजय हजारे ट्रॉफी क्वेश्चन पूछता है यही कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। कोई दिक्कत? ये भारत का अपना एक घरेलू क्रिकेट का संस्करण है। यहाँ देखिए,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक वर्षीय घरेलू लिस्ट एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो 50 ओवर के खेली जाती है, जिसका नाम महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पे रखा गया, जो पहले रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। तो विजय हजारे ट्रॉफी को जो है पहले रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। और सबसे सफल टीम इसमें है तमिलनाडु और कर्नाटक, जो 5-5 बार खिताब जीता है। और देखिए 23वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है विदर्भ जीता है। और विदर्भ किसको हरा करके जीता है? तो कर्नाटक को हरा करके जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो विदर्भ जीता है 2024-25 में, लेकिन किसको हरा करके? कर्नाटक को हरा करके जीता है। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों जैसे वैश्विक आयात शुल्क, अभी ट्रंप जो है सबसे अधिक ये जो न्यूज में है या सुर्खियों में है, तो उन्होंने अनेकों देशों के आयात मतलब जो वस्तु जो है, देखिए किसी देश में मंगवाया जाता है वो वस्तु, तो इसको बोलते हैं आयात। और यदि ये यहाँ से भेज रहा है तो ये निर्यात कर रहा है, लेकिन इसके देश में जा रहा है तो ये देश आयात कर रहा है। तो वैश्विक आयात शुल्क के को लेकर के ट्रंप जो है सुर्खियों में रहे हैं, जिस पर नियंत्रण रखने तथा कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका में यह है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। इस पर देखिए नियंत्रण रखने वाली है, तो नियंत्रण रखने वाली कौन है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस पर नियम बनाने वाली है वहां की यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, जो वहां की संसद कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? संसद, उसी को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। लेकिन इस पर नियंत्रण कौन रखती है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ देखिए कुछ जानकारी आप सभी लोगों के बीच में है यहाँ कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को ग्लोबल, ये जो है ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी को संविधान के विरुद्ध माना, और मान करके वो जो किया था वो क्या किया? फैसला को रद्द कर दिया। फैसले का नेतृत्व जो है अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जॉन रॉबर्ट ने, जिसे 6-3 का बहुमत मिला। तो यह बताया गया 21 फरवरी 2026 को। 6-3 का मतलब 6 लोग पक्ष में थे और 3 लोग विपक्ष में थे। तो जो बहुमत जिसमें रहता है वही जो होता है फैसला मान्य होता है। तो कोर्ट ने सभी आयातित वस्तुओं पर 10 से 15% का टैरिफ लगाने का जो है निर्देश दिया। ट्रंप सरकार को यह आदेश दिया अमेरिकी जो है सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है यह है जॉन रॉबर्ट्स। कौन है? जॉन रॉबर्ट्स हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जो है ये नियम बनाते हुए कहा गया कि आप जो है आयातित शुल्क जो है या ग्लोबल ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी के तहत जो आप है टैरिफ जो है या टैक्स जो है आप 10 से 15% लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। समझे कि नहीं समझे? और ये जो है 1974 ट्रेड एक्ट धारा 122 के तहत जो अस्थायी उपाय था, जिसे फिर से याद दिलवा दिया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के व्यापक वैश्विक आयात शुल्क लगाने का अधिकार सीमित है, मतलब नहीं, कम है। मतलब राष्ट्रपति ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं बगैर वहां के कांग्रेस मतलब संसद के सलाह के बिना। समझ में आया कि नहीं? उनके पास यह अधिकार नहीं है कि अपने मर्जी से जितना करे वहां टैक्स लगा दें। और जो है अतः नवीनतम जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने 15% का शुल्क लगाया है, जो अगले 150 दिनों की अवधि के लिए यह लागू है। और यहाँ बताया गया कि कांग्रेस क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस अमेरिका की राष्ट्रपति विधायिका है, सॉरी राष्ट्रीय विधायिका है। क्या है? राष्ट्रीय विधायिका, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। यानी देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। जैसे हमारे देश में जो है पार्लियामेंट है, तो कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका के संसद को किस नाम से जाना जाता है?
तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में अमेरिका द्वारा शुरू की गई पैक्स सिलिका पहल, जिसका हाल ही में भारत पूर्ण सदस्य बना, मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है वैश्विक एआई एवं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुरक्षा से संबंधित है। मतलब वैश्विक लेवल पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं मोदी जी के अनुसार आप लोग नहीं सोचिएगा। ए के मतलब अमेरिकन, आई के मतलब इंडियन, मतलब एआई का फुल फॉर्म जो है मोदी जी अभी बताए हैं तत्काल में, अमेरिकन इंडियन। तो ये हम हमारे पास आकर के पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये इसका एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना बात ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ देखिए, पैक्स सिलिका एक स्ट्रेटेजिक पहल है जिसे अमेरिका ने एआई और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए दिसंबर 2025 में शुरू किया है। याद रखिएगा कि ये पैक्स सिलिका जो है अमेरिका का एक पहल है, जो है एआई और सिलिका जो होता है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसको जो है सुरक्षित तरीके से जो है आदान प्रदान करने के लिए जो है पहल चालू किया गया है। हाल ही में इस संगठन का सदस्य जो बना है, जिसका नाम है भारत, जो हम लोग, और इसका जो है खुलासा हमारे देश के जो है अमेरिका में राजदूत नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है सर्जियो गोर, ने घोषणा किया है। और इस पहल का जो है मकसद तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि सिलिकॉन चिप और एआई तकनीक पर निर्देश देशों की आपूर्ति सुरक्षित रहे। याद रखिएगा इतना। और जो है वर्तमान में ये पैक्स सिलिका का जो है कितने सदस्य देश हैं? तो 10 है, जिसमें भारत भी शामिल है। अभी अभी भारत को जो है 10वां देश के रूप में शामिल किया गया है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ कथन वाला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख शहरों की जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यदि भारत के प्रमुख शहरों के बारे मतलब जीडीपी के बारे में यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो उस कथन को आप पढ़िए और सही उत्तर टिक लगाना है। जैसे पहला कथन है कि मुंबई लगभग 310 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जो है भारत का सबसे समृद्ध शहर है। ये सही है, सबसे ज्यादा है मुंबई का जो है 310 बिलियन डॉलर, ये सही है। भारत की आर्थिक वृद्धि में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई प्रमुख भूमिका निभाती है, ये भी सही है कि मुंबई के बाद जो है दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई प्रमुख भूमिका निभाती है। तीसरा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्यतः केवल ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है। ऐसा नहीं है कि भारत की जो है आर्थिक वृद्धि केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा होती है, शहर द्वारा भी किया जाता है। इसमें शहर का योगदान नहीं है भारत के आर्थिक वृद्धि में, है तो सिर्फ ग्रामीण को हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो तीसरा जो है गलत हो जाएगा। 2 कथन सही है, 1 और 2, तो ऑप्शन ये हो जाएगा केवल 1 और 2। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार, नीति निर्माण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। मतलब एआई के क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, और वो भी वैश्विक लेवल पर। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। जो पहले तो यही पूछेगा कि जो है एआई समिट इंडिया में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। दिल्ली में, नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम में इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 16 से 20 फरवरी तक। कब से कब तक? 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया, जिसका आप लोग यहाँ पे कुल चित्र आप लोग देख सकते हो। यहाँ देखिए, यह चित्र दिखाई दे रहा होगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली इंडिया में आयोजित किया गया।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस ऑफ ऑल, इस पर जो है यह आधारित था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया गया, जो है 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन था, जो ग्लोबल साउथ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हुआ था। ग्लोबल साउथ में पहली बार हुई थी, और ग्लोबल साउथ का मतलब यदि विश्व के दक्षिणी भाग में देखा जाए, स्पेशली पूर्व दक्षिण में, तो ये पहली बार आयोजित किया गया। समझ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना और इसका फोकस एआई इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई, डिजिटल गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर रहा है। और सम्मेलन में सरकार, उद्योग, स्टार्टअप, शोध संस्थान एवं वैश्विक तकनीक कंपनियों ने भाग लिया था। और पिछला साल जो है 2025 में एआई समिट कहाँ हुआ था, तो यह पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसमें हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जो हैं भी भाग लिए थे। तो पेरिस फ्रांस में पिछले बार हुआ था 2025 में, लेकिन इस बार जो है भारत में हुआ है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन, तो सबसे पहले यही पूछ सकता है कि किन्नर धर्म सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो आप लोग यह बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है, और यह फरवरी 2026 में, जिसमें देश की पहली किन्नर शंकराचार्य किसे घोषित किया गया है। तो किन्नर शंकराचार्य जो है हिमांगी सखी को घोषित किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के है। और यह जो है शंकराचार्य के पथ पे चलने वाली यह प्रथम किन्नर जो है सनातन धर्म की है। यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ ये है, यही है हिमांगी सखी। इनका नाम क्या है, हिमांगी सखी, देश की पहली किन्नर शंकराचार्य बनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर, किस दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है इनको जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है किन्नर धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया भोपाल में। और इस सम्मेलन में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को देश की पहली किन्नर शंकराचार्य क्या किया गया, घोषित किया गया। वे राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर में स्थापित होने वाली पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ, मतलब यह पुष्कर पीठ की बागडोर संभालेंगे। और इस बार जो राजस्थान में ये जो शंकराचार्य पीठ में जो है पुष्कर तीर्थ यात्रा, जो पवित्र तीर्थ यात्रा हो रहा है, उसमें जो है ये बागडोर संभालने का कार्य करेंगे। और इससे जो है समाज में और अधिक जो है, और यह निर्णय किन्नर समुदाय को सनातन धर्म की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक एक कदम है। और यह आगे जा करके यह जो है ऐसा साबित भी होगा कि सनातन धर्म से इनको जोड़ा जाएगा। अच्छा, किन्नर जो है ट्रांसजेंडर को जो है तीसरा लिंग माना गया 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के द्वारा, जिसे हम लोग नलसा कहते हैं, NALSA, बनाम भारत संघ मामले में, मतलब जो है राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले के तहत जो है तीसरे लिंग के रूप में इन्हें 15 अप्रैल 2014 को मान्यता प्राप्त हुआ। यह देखिए, यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि भारत के पहले ट्रांसजेंडर जज जो है जोईता मंडल है। कौन है, जोईता मंडल। तो याद रखिएगा कि भारत की जो है प्रथम ट्रांसजेंडर जज जो है जोईता मंडल है। कोई दिक्कत है तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो है बीपीएससी का है, हम लोग को इसको नहीं देखना है। यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में चीता संरक्षण परियोजना के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीकी चीता जिसका नाम है गामिनी चीता 2023 में आयातित ने 3 शावकों को जन्म दिया। 3 गो मतलब बच्चे का जन्म दिया है जिसका नाम है गामिनी चीता, जो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, जिसे 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ये सत्य है। दूसरा है कि इन शावकों के जन्म के बाद भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है कुल चीतों की संख्या 38 हो गई है। तो भारत में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई? 38। ये भी सही है। और यह देखिए, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीता प्रजाति का पुनर्वास करना है। तो ये भी सही बात है कि चीता का जो है प्रजाति जो है विलुप्त हो गया, उसको फिर से पुनर्वास करना है। इसलिए तो दक्षिण अफ्रीका से ला करके गामिनी को यहाँ पे 100 शावकों को जो है पैदा करवाया जा रहा है। और भारत सरकार जो 1952 में भारत से चीता को विलुप्त घोषित किया था, ये भी सत्य है। तो कुल के कुल कथन सत्य है, तो इसका डी हो गया आंसर। तो याद रखिएगा कि भारत से जो है चीता को जो है क्या घोषित कर दिया गया था? विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। और 2023 में लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से चीता जिसका नाम था गामिनी। और अभी यह न्यूज में इसलिए बात है, और यह कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था, और इसलिए न्यूज में है कि इसने जो गामिनी चीता है वो 3 अपने बच्चों का जन्म दिया, जिसको हम लोग शावक कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत जो है एक्सप्लोरर नामक वयस्क नर बाघ को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? एक्सप्लोरर नामक एक जो है नर बाघ को किस मतलब पार्क में छोड़ा गया ऑपरेशन स्ट्राइप्स के द्वारा? तो ये जो है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में है, वहां पे छोड़ा गया है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, जहां पे एक एक्सप्लोरर नाम का जो है क्या छोड़ा गया? नर बाघ छोड़ा गया है। कैसा बाघ? नर बाघ। इतना बात ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हालिया जारी जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई, जो दिसंबर 2025 की तुलना में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो भारत की बेरोजगारी दर जो है इतना हो गया है, पहले जो था दिसंबर में था 4.8%, अभी 5 पूर गया है। इतना बात याद रखिएगा कि बेरोजगारी दर बढ़ा है, इसके मतलब कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं। और देखिए, बेरोजगारी दरों में ये बात ध्यान रखने लायक है कि इस बेरोजगारी दर का मापन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इस बार भारत का बेरोजगारी दर जनवरी 2026 में कितना दर्ज किया गया है? तब 5% दर्ज किया गया है। कोई दिक्कत? जो 2025 दिसंबर 2025 में 4.8 था, समझे कि नहीं? इसमें जो है ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है 3.9% से बढ़ करके 4.2% हो गया है। और इसमें बोला जा रहा है कि जिसका मुख्य कारण कि फसल कटाई के बाद रोजगार में मौसमी गिरावट रहा है, इसी कारण से फसल कटाई के बाद लोग बेरोजगार रहे। और शहरी क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी दर पहले 6.7 था, जो बढ़ करके सिर्फ और सिर्फ 7% दर्ज हुआ है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर जो है कुछ कुछ वैसे के बात दिया गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2026 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित बिजनेस लीडर ऑफ ईयर अवार्ड्स 2026, जिसमें पब्लिशिंग एंड कंटेंट सर्विसेज सेक्टर में 24वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देख लीजिए, पहले बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में जो है किस क्षेत्र से थे? पब्लिशिंग एंड कंटेंट सर्विसेज सेक्टर में सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो समीर कनौडिया को। किसे किया गया? समीर कनौडिया को किया गया है। याद रखिएगा, पब्लिशिंग सेक्टर में। लेकिन यदि सेक्टर एक और हम दूसरा सेक्टर देखते हैं, तो दूसरे सेक्टर में किसी और व्यक्ति को दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए, हेल्थ केयर और
डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में जो है डायग्नोस्टिक्स सेक्टर समारोह में जो इस समारोह में जो है सीईओ ऑफ द ईयर जो है सम्मानित किया गया सीईओ ऑफ द ईयर से सुबोध गुप्ता को। तो ये हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सेक्टर में मतलब इनको दिया गया है पुरस्कार। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद या वामपंथी या उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो ये हम पिछले ही क्लास में बता दिए कि बिहार को यह घोषित किया गया है उग्रवाद मुक्त। तो इतना बात आप लोग यदि ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको दोबारा रिवीजन भी कीजिए, पढ़िए और मन लगा करके दम से पढ़िए ताकि आप अपने माता पिता के आस को जो है कम या धूमिल ना होने दें। और जो है प्रयास कीजिए मेरे भाई, नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी। तो पढ़िए करंट अफेयर को और बार बार रिवीजन भी कीजिए। और आ रहे हैं हम लोग 28 फरवरी हो गया है, फरवरी मंथ का जो है मंथली करंट अफेयर लेकर के एक दिन मैराथन क्लास में आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।